कैसे सॉल्यूशन करना है, अब इस चीज़ को समझना अच्छे से। पहले तो डब्बा बना लो एक, और इस डब्बे के ऊपर लिख लो जो दिया हुआ है 10% वेट बाई वेट, और क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। एक्वा सॉल्यूशन है H2SO4 का, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे लिख दूं क्या कि इसके अंदर जो भी है, तो मैं लिख दूं कि बेटा इसमें 10 ग्राम तो है H2SO4, और जो टोटल क्या है 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन, 100 ग्राम है सॉल्यूशन। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि सोलवेंट कितना होगा, बताओ सोलवेंट कितना होगा यहाँ से, 90 ग्राम। हालांकि सोलवेंट की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि मोलरिटी निकालनी है, तो इसकी जरूरत भी नहीं है अपने को, तो इसको उठा दो, रहने दो। आप मुझे बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा मुझे बता सकते हैं क्या, क्योंकि अपन जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास दिया हुआ है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ बेटा, बेटा सॉल्यूशन का देखो, सुनो सही बेटा, सुनो एक मिनट, जैसे डेंसिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो मुझे मास भी सॉल्यूशन का चाहिए और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का निकल के आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, तो मास तो दे रखा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी सॉल्यूशन। तो मास कितना दे रखा है 1000, मास 100, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1। तो ये जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा, एमएल में आएगा, और एमएल में कितना आ जाएगा वॉल्यूम, 100/1.1 ml, ये वॉल्यूम आ गया इसका। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 10 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 98। वॉल्यूम कितना दे रखा है 100/1.1 इंटू 1000, एमएल में है ना, लीटर में लेंगे ना बेटा, ये एमएल में है तो लीटर में लेने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो गया, 10 × 1000/98 इंटू 100। बेटा इसका मोलर मास H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, तो मोल्स निकालूंगा ना H2SO4 के, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि मोल अपॉन लीटर ही तो होता है। बेटा मोलरिटी कैसे निकालोगे आप, ऐसे तो निकालेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई गुणा भाग ही तो करना है, कर लेंगे गुणा भाग। तो इन दो जीरो से तो ये दो जीरो काट देते हैं, इससे ये हटा देते हैं, ऊपर का आ गया 110, नीचे आ गया 98, ये तो आ गया। और 110/98 निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 1.122 आ रहा है, 1.122 m। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें आ गया ना, चीजें कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझने की देरी है और कुछ नहीं बेटा। अब देखो एक वर्ड है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर, तो सुन लो इसको, समझ लो बेटा। आपको वाटर दे रखा है, बताओ कितने ग्राम लूँ वाटर को, जो आपकी मर्जी है उतना ले लो। मान लो x ग्राम ले लिया, मेरे वाटर x ग्राम है। अब मुझे निकाल दी इसकी मोलरिटी, तो मुझे इतना बताओ, मुझे मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मुझे मोलरिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा सोल्यूट भी वो है, सॉल्यूशन भी वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो कितने मेरे, x ग्राम है,
तो एक्स, सुना मेरी बात, एक्स डिवाइडेड बाई 18, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो दे नहीं रखा, मास ही दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये दे रखा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ डी बराबर 1 ग्राम पर ml, बात एक ही है ना। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मास कितना दे रखा, एक्स ग्राम, तो एक्स अपॉन 1 ग्राम पर ml, तो मेरे पास में वॉल्यूम निकल के कितना आ गया, एक्स ml। तो वॉल्यूम की जगह एक्स ml लिख दूंगा, तो ये एक्स ml इंटू 1000, एक्स से कट जाएगा, मेरे पास में क्या आ गया, 1000 अपॉन 18, आंसर आ गया 55.55 m। इसका मतलब मैं पानी कितना भी लूं, चाहे मैं पानी लूं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, क्या फर्क पड़ता है, मोलिडिटी तो फिक्स रहेगी। अगर एक्स की जगह बेटा मैं 200 ग्राम ले लूं, या एक्स की जगह 500 ग्राम ले लूं, या एक्स की जगह मैं 700 ग्राम ले लूं, मतलब मैं कुछ भी ले लूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरी मोलिडिटी तो फिक्स रहेगी। समझ में आई क्या बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। या वॉल्यूम ले लो 500 ml, अगर वॉल्यूम ले रखा है तो भी बात एक ही है बेटा, वॉल्यूम ले लो चाहे ग्राम की जगह, मान लो एक्स वॉल्यूम ले लिया, एक्स ml ले लिया, तो अगर मैंने 500 ml लिया, 700 ml लिया, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है ना, 500 लिया, 700 लिया, कितना भी लिया, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्स से कट जाएगा ना बेटा। तो पहली बात तो वाटर की मोलिडिटी फिक्स होती है, कितनी होती है, 55.55, 55.55। समझ में आई क्या चीज, ये करोगे क्वेश्चन सोल्व, लगाओ दिमाग, क्वेश्चन कराए तो 5-7 और अच्छे अच्छे। है, हाँ 1 m ही आएगा बेटा फर्स्ट का तो। देखो बेटा, दो तरीके निकालने के, इसको ऐसे लिख दूं मैं, Na2CO3, ये कन्वर्ट होगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। अगर ये 1m होगा तो सीधी सी बात है ये 2m होगा, और ये 1m होगा। तो
तो अगर मुझे इसकी मोलरिटी निकालना आ गई तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ। समझ आ गई बात? अब देखो सुनो, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स कर रहे हैं तो अलग अलग मिक्स में दो तरीके हैं। कैसे मिक्स कर रहे हैं? सबसे पहले मैंने कोई किसी मोलरिटी का सॉल्यूशन ले रखा है, सॉल्यूशन ऑफ एनी मोलरिटी, देन वी डाइल्यूट इट टू एडिंग वाटर। इसको डाइल्यूट कर रहे हैं पानी डाल करके, तो नया सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब फाइंड द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोला देखो सुनो, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये एक सॉल्यूशन ले रखा है, इसकी मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, ऐड वाटर, ऐड वाटर। वाटर ऐड करने के बाद में अब जो ये सॉल्यूशन बन रहा है, इसकी मोलरिटी हो गई m और वॉल्यूम हो गया v। मैं ये कह सकता हूँ v क्या होगा, v1 प्लस एडेड वाटर, वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर। जो भी पानी ऐड करेंगे उसकी जो वॉल्यूम है वो वाला होगा कि नहीं होगा। अब सुनना, पहले मुझे बताओ, इसमें मान लो नंबर ऑफ मोल्स n है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स n2 है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स फाइनल। ये तो बराबर ही होंगे बेटा, ये चेंज थोड़ी होंगे, क्योंकि आपको पता है मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि m1v1, मैं ये भी कह सकता हूँ कि m1v1 है वो बराबर होएगा mv के। तो आपको यहाँ फाइंड करना है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड करने के लिए मैं लिख दूँ क्या, m1v1 अपॉन v, और ये v क्या चीज़ है, m1v1 अपॉन v1 प्लस v वाटर। बोलो बेटा हाँ या ना? बस मेरा काम हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं इसकी मोलरिटी निकालनी है। जैसे इक्वेशन दे दिया आपको, कह दिया 100 ml CH3COOH है 0.1 m और 90 ml वाटर मिला दिया, तो नया सॉल्यूशन होगा, उसकी मोलरिटी क्या होगी, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन बतानी है आपको। लिखा हुआ ना, फाइंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिडिक एसिड। बताओ क्या होगी। अगर इसको लिखना चाहे तो बेटा 1 मिनट के लिए लिख लो आप, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो। बेटा एक कंडीशन ली है अपन ने, कंडीशन ली है, वाटर मिलाया, कंडीशन ली है। जनरली सॉल्यूशन में तो वाटर ही मिलाते हैं ना। हमने तो कंडीशन ली है। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा आप।
0.01, 0.01 बिल्कुल। तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा इसका सॉल्यूशन में? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, मैं इसको देख नहीं रहा। CH3COOH, इसकी मुझे निकालनी है फाइनल कंसंट्रेशन। मैं क्या लिख दूँ? टोटल मोल्स ऑफ CH3COOH अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे बोल दूँ क्या? टोटल मोल्स ऑफ CH3COOH अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो टोटल मोल्स क्या होगा? M1 इंटू V1। ये तो कितना हो गया? 100 इंटू 0.1। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 प्लस 900। आंसर कितना आ गया? 0.01 M। नहीं आया समझ में बेटा? आ गया। अब देखो इधर आगे, ये सेकंड में ये कह रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं बेटा, अरे यार, ये लो, इसमें लिख रहे हैं इफ सोल्यूट इज सेम। बेटा सोल्यूट सेम है। मान ले ये कोई एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। ये एक फिर सॉल्यूशन है इसी का ही, सेम सोल्यूट का, मोलरिटी M1 वॉल्यूम V2 है। एक नया सॉल्यूशन बनाया है, इसकी मोलरिटी M है और वॉल्यूम हो गया V। हाँ V कह सकता हूँ, V1 प्लस V2 होगा। तो बेटा देखना, जिसके मोल्स इधर होंगे वही मोल्स उधर होंगे कि नहीं होंगे? मोल्स तो सेम रहेंगे ना? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं ये बोल दूं क्या, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू द MV। तो मेरा नया मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी क्या आ जाएगी मेरी? फाइनल मोलरिटी वो आ जाएगी M1 V1 अपॉन, अरे यार, अपॉन V। या फिर मैं लिख दूं M फाइनल मोलरिटी M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। हाँ बेटा, हाँ कि ना? चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये ऐसे ही चल रहा है सब। और आज ये कहाँ गया स्पेक्स? इन दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, तो आंखों पे जोर नहीं पड़ता? अच्छा, ये क्वेश्चन सोल्व करेगी क्या? पता क्या आंसर आएगा? हाँ बेटा,
क्या आंसर आ रहा है? 6 तो गलत आ रहा है बेटा। सिक्स तो गलत आ रहा है। हम्म। देखना। ये क्या रखा है, पहले समझ लो बेटा। ये क्या रखा है? ये आपको एच सी एल दे रखा है 0.2 m, और कितना है 400 ml। ये दे रखा है 0.1 m, और ये है, नहीं नहीं 100 ही है वो। जीरो पॉइंट वन एम, और ये 400 ml, और ये कितना हो गया आपका 500 ml, और इसकी मोलरिटी निकालनी है। यही तो है। तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, इस तरीके से बोल दूं कि नई मोलरिटी निकालने के लिए 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 500। 20 और 40 60, 60/500, और 60/500 कितना होता है, वो आंसर आ जाएगा अपना 0.12। 0.12 m। न्यू मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.12। नहीं आया समझ में? आ गया ना? चलो ठीक है बेटा, यही चीज़ें हैं सारी की सारी। बाकी तो क्वेश्चंस दे रखे हैं खूब सारे, क्वेश्चनों का क्या करना है आगे सुनो। एक वर्ड है मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है? पहली बात तो इसकी यूनिट क्या होती है मोलिलिटी की? मोल पर केजी। मोलिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। जैसे बेटा आपको कहीं एग्जांपल में दे दे 1.0 m के सी एल सोल्यूशन, ये लिख दिया मान लो, तो आप ये कहोगे कि 1 मोल के सी एल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर 1 मोल के सी एल प्रेजेंट है, ये कहना चाह रहा है। नहीं समझे ये बात? आ गई? फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद क्या रखना है कि जो सोलवेंट का मास में है, सोलवेंट का है, और वो भी केजी में है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2 ग्राम एथेनोइक एसिड है और 75 ग्राम बेंजीन में है, तो उसकी मोलिटी कितनी होगी? बताओ, देखिए दिमाग लगाओ, क्या आंसर आना चाहिए। समझ तो आ रहा है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है। हाँ, मास ऑफ सोलवेंट है केजी में। ठीक है।
0. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंसर तो सही आ गया बेटा आपका। 0.556 यही आ रहा है ना, 0.556। हाँ, करूँ क्या सोल या रहने दूँ? ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ और मोलिलिटी पूछे तो कैसे आंसर देंगे? देख इधर देख, अगर कभी मोल फ्रैक्शन पूछे ना तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन को देख इधर। मुझे इतना बताइए, सॉल्यूशन दे रखा है साहब, इसके अंदर आपको केवल ये दिया हुआ है कि साहब इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है किसका, यूरिया का, वो है 0.2, ये ना। तो मुझे इतना बता दे बेटा कि इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है तेरा वाटर का, वो कितना होगा, क्योंकि दो ही तो चीज़ है। 0.8, क्योंकि ये है क्या चीज़, यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन है। और अब मुझे इतना बता, अपन ये जानते हैं क्या कि एक्स यूरिया क्या होता है, एन यूरिया अपॉन एन टोटल, टोटल मोल्स। और एक्स वाटर क्या होता है, मतलब काई वाटर क्या होगा, एन वाटर अपॉन एन टोटल। तो यहां से क्या मैं एक चीज क्लियर कर लूं क्या, क्या मैं ये लिख दूं क्या, एक काई यूरिया अपॉन काई वाटर, उसको मैं ऐसे मान लूं क्या, एन यूरिया अपॉन एन वाटर का रेशियो, और ये वैल्यू है 0.2 अपॉन 0.8। तो मैं ये भी मान लूं चाहे कि ये चाहे 2/8 हो सकता है या 1/4 हो सकता है, मैं कुछ भी मान लूं। मतलब मैं अगर 1 मोल यूरिया मानूंगा तो मैं एन वाटर के कितने मोल मानूंगा, 4 मोल मानूंगा। तो बताओ मोलिलिटी का सॉल्यूशन, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोलिलिटी क्या बोलते हैं, मोलिलिटी, मोलिलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कितने मोल है, क्या मानूं बताओ, कितने मोल है सोल्यूट, ये मान लूं। अगर 1 मोल सोल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझे, मास ऑफ सोलवेंट चाहिए, तो सोलवेंट के 4 मोल है, तो 4 मोल है। 4 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्राम में आएगा कि नहीं आएगा, इंटू 1000, तो 1000/72 मतलब 250/80 हो गया। मतलब ऐसे भी बोल दूं मैं, 55.55 डिवाइडेड बाई 4, 55.55 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13.89 के आसपास आ जाएगा। है क्या क्वेश्चन है, क्या तरीके से सोल्व किया है, नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं नॉर्मलिटी के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नॉर्मलिटी और मोलरिटी को डिफाइन करने के लिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। हाँ, अब देख सुन, अपन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तब मैं तेरे को पूरा डिस्कस करूंगा कि वैलेंसी फैक्टर होता क्या है। मैं यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, तब डिस्कस करूंगा बेटा सारा, क्योंकि अदरवाइज अपने को पता ही नहीं चलेगा वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। वैसे जनरल में बता दूं कि अगर कोई एसिड है तो जनरली ये बोलते हैं, इन जनरल बोल रहा हूँ बेटा मैं, क्या है इन जनरल, ओनली इन एसिड बेस रिएक्शन, वो एसिड बेस रिएक्शन ही करना चाहिए, ये भी जरूरी है।
तो जैसे वैलेंसी फैक्टर है उसका क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइंस। जैसे एग्जांपल, अगर आपको HCl बोले कि इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ तो कितना है 1, क्योंकि एक H प्लस दे सकता है। लेकिन अगर H2SO4 बोले तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। और ऐसे ही H3PO4 बोले तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से बोलते हैं एसिड और बेस में। हाँ, कितना H दे रहा है वो, H नहीं कितना दे रहा है वो H प्लस की फॉर्म में। H तो बेटा CH4 में 4 H है, लेकिन एक ही H देने वाला नहीं है, एसिड भी तो होना चाहिए वो। मेरी बात समझना बेटा, बात अपन एसिड की कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, एसिड होना चाहिए वो, है ना। तो इस तरीके से देते हैं। तो मान लीजिए जिस तेरे को अभी अभी मान लो किसी तेरे को ये बोलते कि मोलरिटी, मोलरिटी जैसे क्वेश्चन थोड़ी दे रखा है कोई एक, नहीं दे रखा बेटा क्वेश्चन तो। जैसे मान लो बेटा मोलरिटी जो H2SO4 है उसकी दे रखी है 2m, और इसकी पूछ ले नॉर्मलिटी कितनी है। तो नॉर्मलिटी क्या होगी, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो 2 × 2 नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 2, 2 × 2 4n। ये नॉर्मल चीज है, आगे पढ़ाएंगे पूरा डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको और अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में बेटा एक वर्ड आता है पार्ट्स पर मिलियन। ये बेसिकली जब सोल्यूट ट्रेसेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो ना तब काम में लेते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन की बात कर लें, एयर पोल्यूशन में सोल्यूट बहुत कम होता है। ये एक वर्ड यूज कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस जो होती है ppm में ही कैलकुलेट करते हैं। पानी में हार्डनेस होती है, पानी में अंदर पढ़ेंगे बेटा तब बताएंगे, लेकिन मैं तो लिख देता हूँ क्योंकि पता कैसे चलेगा कि सोल्यूट ट्रेसेस क्वांटिटी में है। कभी सुना है ppm ppb, नाम तो सुना होगा, तो वही तो है। तो ppm क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूशन इन इंटू 10⁻⁶। बेटा जो परसेंटेज निकालते हैं ना, तो परसेंटेज में क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही फर्क है बस। तो अपन यहाँ वेट बाई वेट का भी निकाल सकते हैं ppm, ये तो है वेट बाई वेट के केस में ppm, और ये है वेट बाई वॉल्यूम के केस में ppm। समझ आ रही बात। तो इक्वेशन सोल्व कर सकती है फिर, पहले देख फॉर्मूला लिख ले, लिखना चाहे तो एक बार। आगे बढ़ा आंसर। अच्छा, मैं तो क्वेश्चन में देखा, बेटा बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आगे अपन 12th क्लास कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे ढंग से। अब है ना, एक काम कर, इसके बाद में मेरे तो ये मानना है कि अगर नहीं आ रहा तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ ले एक बार पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आती है ना थोड़ी बहुत, कहीं में बेटा 11 थोड़ी पढ़नी है अपने को, अपने को तो 12th के लिए तैयारी करनी है।
अरे 11 तो पढ़नी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अपना 12th अच्छे से होना चाहिए। अगर तेरे, सुन मेरी बात, अगर तेरे 11th के अंदर मान ले तेरे 80% बनते हुए तेरे 70 भी बन गए तो क्या फर्क पड़ना है? समझ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक चीज को समझ, अगर मान ले तेरे 11th में 80% बन रहे हैं, सपोज कर एक बार, मैं तो कह रहा हूँ मान लो 90 बन रहे हैं, तो जहाँ 90 बन रहे हैं या 95 बन रहे हैं मान ले सपोज कर, वहाँ 90 बन जाएंगे या 80 बन जाएंगे या 80 क्या नाम 82 बन जाएंगे या फिर मान ले 75 बन जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ना है? कौन देखता है 11th की मार्कशीट? लेकिन जो बेसिक्स है अपने ये जो बेसिक्स बेसिक्स है जो 12th में काम आने वाले हैं पूरे के पूरे, अगर ये बेसिक्स नहीं आएंगे तो 12th का कचरा हो जाना है फिर अपना, रट नहीं सकते फिर तेरे वहाँ 12th में। अच्छा परसेंटेज मेरे को बता, आज तक तेरी किसने 9th की मार्कशीट देखी है? कौन सी क्लास की देखते हैं मार्कशीट? 10th और 12th की। तो 11th में अगर 2% कम भी बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना टारगेट है। तो बेटा देख, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं पढ़ा दूंगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 11th का बच्चा अगर कोई तैयारी कर रहा है इस समय, उसका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 12th में जो चीज़ें मैं पढ़ूँ वो मेरे समझ में आए, क्योंकि मेरा टारगेट 12th का परसेंटेज है। 11th तो पास हो जाएगी, 11th में क्या जा रहा है? अच्छा मैं कहता हूँ पास भी हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ना है? समझ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि 12th में दिक्कत नहीं आए। बाकी बाकी बेटा आप जैसा चाहोगे मैं वैसा पढ़ा देंगे, हमारे को तो पढ़ाना है। हाँ मतलब जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन चीज़ें वो कॉन्सेप्चुअली पढ़े। अब 12th में रेडॉक्स वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कर ही नहीं सकते बिना रेडॉक्स के, तो बात ये है। तो पूरा कम से कम भी 6 से 5 6 नंबर का चैप्टर है, वो सारा बेकार हो जाएगा। ऐसी जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, आप देखना ये जो क्वेश्चन लिए ना मैंने सारे के सारे 12th क्लास के लिए हैं। कोई अगर इसको देख के बोलेगा 12th पढ़ा रहे हैं क्या सर, तो मैंने क्वेश्चन सारे वहीं से उठाए 12th वाले ही। आपके पास में अगर एनसीईआरटी हो तो देखो ये वाला क्वेश्चन है ना 12th क्लास की बुक के अंदर, ये वाला मैंने, और भी मिल जाएंगे बहुत सारे। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया ना 12th क्लास की बुक के अंदर है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल में दे रखा है, देख लेना अगर आपको लगे कि, ल मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये रहा। अगर आपके पास में 12th क्लास की बुक है ना तो उसमें देख ला, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में दे रखा है एग्जाम्पल में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में चेक कर लेना, एग्जाम्पल में दे रखे हैं। तो सोच में तो 12th ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम क्या उस हिसाब से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं आए कोई। हाँ बेटा। और सर बताओ। आंसर आया बेटा? 4 × 10⁻³ आया है क्या? टेन टू दी पावर थ्री कैसे आएगा? 4 ppm ही आ रहा है ना, मिलीग्राम में है, मिलीग्राम में। कैसे निकालेंगे? 12 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई द 3000 इंटू 10⁻⁶, ये आ जाएगा 4 ppm। नहीं आया समझ में? आ गया। क्वेश्चन तो और भी है बेटा, ये क्वेश्चन तो खुद करना घर पे, ना ये आगे वाला, ये वाला नहीं, ये वाला खुद करना घर पे अगली क्लास में। ये देख पहले एक बार, मैंने कुछ वर्ड लिखा है कि कंसंट्रेशन जो टर्म्स है वो एक तो होती है वॉल्यूम रिलेटेड और एक होती है मास रिलेटेड, एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होती है मास रिलेटेड।
तो जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और मास रिलेटेड वो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब मास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से वो टर्म में जो भी कुछ है वो फ्लक्चुएशन आएगा, चेंजेस हो जाएगी। जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या मोलेरिटी या नॉर्मलिटी, इन सब के अंदर वॉल्यूम का टर्म आता है कि नहीं आता है। और जबकि देख परसेंटेज बाय मास, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, या पीपीएम या पीपीबी, वेट बाय वेट की बात करें तो यहां सारे के सारे कौन से टर्म्स हैं जो मास रिलेटेड है। नहीं आया समझ में? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ये नीट के क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। तो चार ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको आंसर देना है। तो याद रखना है कि मोलेलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है, वहाँ मोस्ट ऑफ केसेस में ही है। तो आप मुझे बताएंगे बेटा मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ मोलेरिटी की। ठीक है, और नॉर्मलिटी की? नहीं वो तो ठीक है, वैसे क्या बोलते हैं उसको, जहां मोल्स होते हैं वहां पर होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं बेटा, जहां मोल्स होते हैं ना वहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, देख। ये देख, नंबर ऑफ मोल्स है वहां क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं रेडॉक्स पढ़ाऊंगा तो पूरा डिस्कस करूंगा अच्छे से, है ना? और मोल मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जो भी याद है बेटा वही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो जो याद है। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, काई? गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अरे ये चीजें बेटा आप है ना एक बार घर पे पूरा रिवाइज कर लेना, इस क्वेश्चन को सोल्व करना आप। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसमें सब कुछ पूछ लिया मैंने, देखो। मोलेरिटी पूछी हुई है, नॉर्मलिटी पूछी हुई है, मोलेलिटी पूछी हुई है, स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, स्ट्रेंथ तो छोड़ देना मैंने नहीं पढ़ाया आपको, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब एक ही चीज दी हुई है उसमें सारी चीजें पूछ ली आपसे। तो ये क्वेश्चन घर पे कर लेना, और मेरी तरफ से तो चैप्टर खत्म है। अब आपको कोई डाउट वगैरह है तो वो डिस्कस कर लेना बेटा एक बार। मैंने लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ क्या बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया आपको, है ना? आप ही बोले। हाँ। अब आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए बेटा, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक के अंदर। मेरी तरफ से तो कमी है नहीं, अब आप देखो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कमी कमी रहेगी। मैंने अच्छे लेवल का करा दिया, आपका नीट का भी अच्छा करा दिया मैंने, आपको क्लियर कर दूं मैं थोड़ा सा बात। किसी को नोट्स दिखाना, वो कहेगा यार अच्छे लेवल का करा दिया, बोले दिखाया किसी को नोट्स? दिखाना किसी को नोट्स, कहेंगे यार अच्छा करा रखा है। हम तो खुला बोल रहे हैं ना, कहाँ दिक्कत है। चलो ठीक है बेटा, है ना?